हेलो जी। तो आज के दूसरे वीडियो में हम एक और एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो बहुत ही छोटी एनबीएफसी कंपनी है और बहुत ही नई एनबीएफसी कंपनी है। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 22 महीने पुरानी, 22 मंथ्स, मतलब कुल मिला के 2 साल भी नहीं हुए। 2022 में स्टार्ट हुई हुई एक एनबीएफसी कंपनी। अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी का नाम है एस जी फिनसर्व और बहुत ही यूनिक और बहुत ही नीश बिजनेस मॉडल में कंपनी ऑपरेट करती है। अगर कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 2300 करोड़ के आसपास का, है ना। अब नंबर समझने से पहले हम बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक क्या होता है, एक, एक आपने आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा इनवॉइस डिस्काउंटिंग का। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि सपोज सपोज मैं एक एमएसएमई हूँ जो कोई ना कोई एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा हूँ या कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर चक्कर क्या हो रहा है। अब सपोज मैं एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं बैठ के टी शर्ट बना रहा हूँ, है ना। और मेरे पास मैं अभी 1000, 2000, 3000, 5000 टी शर्ट के आसपास में हर महीने बना के बेच रहा हूँ। अब मेरे पास कल आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आके कहती है कि भाई हमें हमें हमारे सारे एम्प्लॉयज के लिए एक यूनिफॉर्म डिजाइन करनी है। और आप उस यूनिफॉर्म को डिजाइन करोगे और आप ही उस यूनिफॉर्म को प्रोड्यूस करोगे। और हम आपको देते हैं सीधा 1 करोड़ यूनिफॉर्म का ऑर्डर दे दिया आपको, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना हमें कि भाई आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो। सपोज मेरे को ऑर्डर मिल गया, तो अब क्या हुआ, मेरे पास आ गया ऑर्डर मतलब 1 करोड़ यूनिफॉर्म बनाने का। और सपोज मेरी उसकी जो जो मैंने प्राइस सेट किया, हम दोनों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मैंने नेगोशिएट करके वो किया 500 रुपए का। तो 500 रुपए में एक टी शर्ट बनाएंगे और 1 करोड़ टी शर्ट बनानी है, तो 500 करोड़ का ऑर्डर मिल गया मेरे को, है ना। तो 500 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। और अब मेरे को इसमें रॉ मटेरियल भी तो लगेगा। अब मेरे को टी शर्ट के लिए कपड़ा भी लेना पड़ेगा, बैठ के टेलर भी बिठाना पड़ेगा। और 1 करोड़ टी शर्ट है, एक टेलर से बात नहीं पड़ेगी, 10 टेलर बिठाने पड़ेंगे। अगर 10 टेलर बैठे तो 10 टेलर की 10 मशीन होगी। 10 मशीन की रनिंग कॉस्ट होगी, ऑयलिंग कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। पंखा चलेगा, लाइट चलेगा, स्पेस चाहिएगा, फैक्ट्री स्पेस चाहिएगा। अगर मैं बात करूं पैकेजिंग मटेरियल चाहिएगा, और बट टी शर्ट का बटन चाहिएगा, या और एनी एक्सवाइजेड थिंग, कुछ कुछ भी चाहिएगा, कुछ भी चाहिएगा। तो मेरी नेट 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 लागत पड़ रही है 350 रुपए की। तो मेरे को एक टी शर्ट बेचनी है 500 रुपए में, उसकी मेरे को लागत पड़ रही है, जो कॉस्टिंग पड़ रही है मेरे को, वो पड़ रही है 350 रुपए। तो 500 रुपीज इज माई सेलिंग प्राइस एंड 350 रुपीज इज माई कॉस्ट विच आई एम बेरिंग टू सेल दैट टी शर्ट, टू मेक दैट टी शर्ट एट 500 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हमें अगर 1 करोड़ टी शर्ट मेरे को बनानी है तो मेरे को आज 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी तो करने पड़ेंगे। अब मैं अभी दो एक दिन पहले तो मैं 5000 टी शर्ट बना रहा था। मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से लेके आऊंगा 350 करोड़ रुपए, है ना। तो यहाँ पर आगे हमारे पास समस्या समस्या क्या खड़ी हो गई कि मेरे पास ऑर्डर है। अगर मैं ऑर्डर फुलफिल करूंगा तो मेरे को पता है कि वो कंपनी इतनी ट्रस्टवर्दी है कि मेरे को पैसा भी मिल जाएगा। तो मेरे को पैसे की भी दिक्कत नहीं। अच्छा, और उसमें भी एक और चीज समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ, या हर कोई भी बड़ी कंपनी होती है उसका यही एग्रीमेंट होता है कि आप मेरे को माल दोगे। मतलब इफ आई टेक डिलीवरी ऑन सपोज 31st ऑफ जुलाई, आई गिव यू पेमेंट बाय नेक्स्ट 3 मंथ्स। मतलब 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। 3 महीने का रोलिंग चलता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने मेरे घर के आके डिलीवरी किया और मैंने आपको पेमेंट कर दिया। कोई यहाँ पर हम एक एक प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम तो होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको 3-4 महीने का कंपनी को क्रेडिट देना पड़ता है। कभी कभी वो क्रेडिट पीरियड 6 महीने का भी होता है। तो अब इस 6 महीने के पीरियड में मैं कोई धंधा बंद करके तो बैठ नहीं सकता। तो पहले मेरे को चाहिए 350 करोड़ रुपए ये ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। और उसके बाद अगर मेरे को अपना धंधा आगे बढ़ाना है, जो और भी अगर मेरे को उसके बाद 500 टी शर्ट का भी ऑर्डर मिल रहा है, तो उसके लिए मेरे को पैसा तो चाहिएगा ना, पैसा तो चाहिएगा। तो वो उस 6 महीने के पीरियड के लिए, जब तक मेरे पास पूरा पैसा वापस नहीं आ जाता, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे को 500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो 500 करोड़ रुपए नहीं मिल जाते, तो मेरे को उस 6 महीने के लिए भी पैसा चाहिए। तो मेरे को इतना सारा वर्किंग कैपिटल लोन की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर आता है एस जी फिनसर्व क्या करता है, पहले तो मेरे को टाइमली क्रेडिट देने में मदद करता है। कि मेरे पास आज ऑर्डर आया, मैं आज से काम करना चाह रहा हूँ, और एस जी फिनसर्व मेरे पास बैठा है कि मैं आपको टाइमली क्रेडिट देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ नहीं कि मेरे पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री तो है नहीं कि मैं बैंक के पास चला जाऊं, या मेरे पास कोई इतना बड़ा 500 करोड़ कोलेटरल भी नहीं है कि मैं कोलेटरल रख के बैंक से पैसा उठा लूं। और बैंक चलता है स्लो, बैंक चल रहा है स्लो, बैंक को लगेंगे, वो पहले वो पूछताछ करेंगे, देखेंगे, वो सारा टाइम पास करेंगे, धीरे 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 कछुए की चाल काम करेंगे।
और वो 15-20 दिन लगा देंगे। 15-20 दिन में तो मेरा काम बनेगा ही नहीं, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए और तुरंत प्रभाव से चाहिए, हाई मतलब बहुत ज्यादा टाइमली मैनर में लोन चाहिए। तो एसजी फिनसर्व यहाँ पर आता है। एसजी फिनसर्व कहता है ठीक है, मैं आपको लोन दे रहा हूँ, मैं आपको 350 करोड़ का लोन दूंगा, इसके ऊपर आप मेरे को इंटरेस्ट पे करोगे। और एसजी फिनसर्व इसको सिक्योर कैसे करता है कि एसजी फिनसर्व एक इनवॉइस लेता है मेरे से। एसजी फिनसर्व एक मेरे से इनवॉइस लेता है, ये कह के कि आप मेरे को ये तो बताओ कि आपके पास क्या गारंटी है कि मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूं कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही ऑर्डर आया है। तो उसके लिए मैं उसको इनवॉइस दिखाता हूँ कि देखो भैया, ये मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑर्डर आया है कि आप 1 करोड़ टी शर्ट बनाओ एट द रेट ऑफ 500 रुपए। तो मैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे को 500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और इसके लिए मेरे को 350 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। तो एसजी फिनसर्व मेरे को वो लोन देता है। और जब 6 महीने बाद, 1 महीने मैंने प्रोड्यूस करने में लगाया, 5 महीने बाद पेमेंट आया, तो जब 6 महीने बाद पेमेंट आता है, तो मैं एसजी फिनसर्व को 350 करोड़ रुपए लौटाता हूँ, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी लौटाता हूँ। तो ये मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है एसजी फिनसर्व का। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये वर्किंग कैपिटल लोन्स दे रहे हैं उन कंपनियों को जिनके साथ इनका टाई अप है। अच्छा, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये ऐसी नहीं कि हर अरे गहरे नत्थु गहरे कंपनी के साथ इन्होंने मतलब कोई भी आप अपना इनवॉइस ले जाओ और उसके पीछे आपको लोन दे देंगे। इनका कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनी है जिनके साथ इन्होंने टाइप कर रखा है, सिर्फ उन्हीं के डीलर, उन्हीं के वेंडर, उन्हीं के एमएसएमई बिजनेसेस को ये लोन देते हैं। अभी इनके पास करीबन 37-38 के आसपास एंकर एंकर कंपनीज हैं। अगर उनका कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर या कोई भी एमएसएमई या कोई भी रिटेल वेंडर हो गया, चाहे कोई भी हो गया, चाहे वो रॉ मटेरियल का पार्ट बना रहा हो, चाहे वो कोई उसमें वैल्यू ऐड करके कुछ और नया प्रोडक्ट बना के उसको दे रहा हूँ, जो उस एंकर कंपनी के काम में आ रहा है, उसी 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 बंदे को ये लोग लोन देंगे। आप ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी कंपनी से लोन ले आओ, मतलब ऐसी कंपनी की इनवॉइस ले आओ जो जो इनकी एंकर लिस्ट में नहीं है, और ये उठा के उसको भी लोन दे देंगे। तो ये मेनली अपनी ये 37-38 जो एंकर कंपनीज है, इन्हीं के एमएसएमई बिजनेसेस को लोन देते हैं, है ना। तो अब हमें समझ में आ गया कि इनका बिजनेस मॉडल कितना कितना अच्छा है। मतलब इस सेगमेंट में कोई काम ही नहीं करना चाह रहा, और बहुत स्कोप है इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रंच की सिचुएशन एक एमएसएमई में कब होती है, जब आपका वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। भाई वर्किंग कैपिटल में सब फंसते हैं, भाई उसके पास ऑर्डर तो आ गया। अब सपोज किसी के पास 1 करोड़ का ऑर्डर आ गया, और 1 करोड़ का ऑर्डर बनाने के लिए उसको 50 लाख रुपए चाहिए। अब 50 लाख रुपए का वो क्रेडिट लेके कहाँ से आएगा, उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उसके पास कोई कोलेटरल नहीं है। उस टाइम पे एसडीए फिनसर्व कहता है, अच्छा भैया, आपके पास 1 करोड़ का ऑर्डर आया, आप कोई बात नहीं, आप मेरे को इनवॉइस दिखा दो, मेरे को विश्वास दिला दो कि आपके पास एक कंपनी से ऑर्डर आया, 50 लाख रुपए मैं दूंगा, 5 लाख का आप मेरे को इंटरेस्ट देना, है ना, और आप मेरे से पैसे ले लो और 6 महीने बाद मेरे को वापस लौटा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये टोटल टोटल मॉडल है एजी फिनसर्व का। इसमें एक और अच्छी बात समझते हैं, इसका अगर हम जब एसेट क्वालिटी देखेंगे तो इसका जीरो ग्रॉस एनपी नंबर है, जीरो जीरो। अब बताओ किसी कंपनी का ग्रॉस एनपी नंबर जीरो कैसे हो सकता है, आप थोड़ा सा समझते हैं। अब ये जो एंकर कंपनी की बात आई, यहाँ ग्रॉस एनपी है, नेट एनपी है, मतलब एसेट क्वालिटी हमारी वहां से लिंक है। अब ये क्या करते हैं, इनका जो जितनी भी इनकी एंकर कंपनीज है, इनके साथ इनका टाइप है। सपोज जैसे एक एक कंपनी का नाम उठाते हैं, ओप्पो। तो ओप्पो के साथ इनका टाइप है। अब ओप्पो का सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ जो ओप्पो के लिए कैमरा बना के बेचता है ना, कैमरा बनाता है और वो कैमरा सप्लाई करता है ओप्पो को, और वो ओप्पो वही कैमरा उठा के अपना चलो कैमरा छोड़ो, कैमरा का लेंस लेंस बनाता हूँ और लेंस ओप्पो को सप्लाई करता हूँ, और ओप्पो वो लेंस उठा के अपने कैमरा में फिट कर देता है, अपने मोबाइल फोन के कैमरा में फिट कर देता है, और मोबाइल को आगे बेच देता है। अब ओप्पो ने मेरे को ऑर्डर दिया, मैं ऐसे फिनसर्व के पास गया लोन देने के लिए, मैं कहा भैया ये देखो, ये इनवॉइस आई है ओप्पो से मेरे को ऑर्डर मिला है, आप मेरे को पैसा दे दो, मेरे को ये ऑर्डर पूरा करना है। एसजी फिनसर्व ने कहा ठीक है भैया, आप पैसा ले लो, ऑर्डर पूरा कर दो। बट मैं एसजी फिनसर्व के ऊपर डिफॉल्ट कर जाता हूँ। तो एसजी फिनसर्व पहुंच जाता है अपनी एंकर कंपनी ओप्पो के पास, और ओप्पो के पास वो बोल के पहुंच के बोलता है कि भाई ये आदमी ठीक ही नहीं है, इसने मेरा पेमेंट ही नहीं किया, इसका सब सप्लाई काट दो। तो ओप्पो यहाँ यहाँ से मेरे से माल उठाना ही बंद कर देगा, मेरे से लेंसेस लेना ही बंद कर देगा। तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। तो मैं कभी भी एसजी फिनसर्व के लोन पे डिफॉल्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वो उसका टाई अप मेरे एंकर के साथ है, मेरे मेरे को जहां से ऑर्डर मिल रहा है ना वहां के साथ है। अगर मैंने एसजी फिनसर्व पे डिफॉल्ट कर दिया, तो जो मेरा एंकर कंपनी है जहां से मेरे को ऑर्डर मिल रहा है, वो वहीं जाके डंडा मेरे कर देगा, और मेरा ऑर्डर ही बंद करा देगा, तो मेरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये लोग डिफॉल्ट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इनका बेसिकली 0% का ग्रॉस एनपी, मतलब कुछ मतलब यहाँ तो क्या ही आप इंप्रूवमेंट करोगे, आपका ग्रॉस एनपी जीरो है ना। तो यहाँ तो मतलब बहुत ही बढ़िया बात है ना।
अब देख लेते हैं नंबर्स क्या है। अब जितनी अच्छी कहानी अभी तक हमने करी उससे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए। अब देख लेते हैं नंबर्स का क्या कहानी है। अगर मैं डिसबर्समेंट की बात करूं तो डिसबर्समेंट वर एट 4300 करोड़ फॉर द क्वार्टर Q1। क्या हम ये Q1 FY25 का रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं? तो Q1 FY25 में इन्होंने 4300 करोड़ के आसपास का डिसबर्सल किया, जो है डाउन 3% से ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब देखो अब क्या है, अब आप इतना छोटा सा कंपनी हो, आपका एक 1400 करोड़ के आसपास का लोन बुक है। अच्छा, इससे पहले एक बार एक और चीज समझ लेते हैं, इसमें से 85% इज सिक्योर्ड। मतलब ये जो 1400 करोड़ का लोन बुक है, इसमें से 85% सिक्योर्ड है, 15% अनसिक्योर्ड है। ठीक है। अब आ जाते हैं। तो अब आपका अगर इतना छोटा सा लोन बुक है, छोटा सा लोन बुक है, तो आपको 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 और भी ज्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए था, है ना? मतलब जैसे ये पहले अपनी अपनी अगर आप इनकी ग्रोथ रेट देखोगे तो ये Q3 Q4 में तो 40 45% के आसपास से भी बढ़ते थे। भाई वो बात बिल्कुल ठीक है कि Q1 Q2 हमेशा थोड़े से स्लगिश रहते हैं एक फाइनेंशियल के एज कम्पेयर टू Q3 Q4, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स वहीं आते हैं। भाई आपकी Q3 में दिवाली आती है, दिवाली के आसपास सारे त्योहार आते हैं। भाई नवरात्रि आ गई, आपका दशहरा आ गया, फिर दिवाली आ गई, फिर वो भाई दूज आ गया। ये सारे जो भी फेस्टिवल सीजन है, वहीं उसी टाइम आपके फाइनेंशियल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि उसी टाइम आपका बिजनेस बूम करता है, उसी टाइम आपका डिमांड क्रिएट होती है इकोनॉमी में, उसी टाइम कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा करता है। अगर आप ऐसे देखो ना, आप अपने घर में भी कोई भी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम लेके आ रहे हो या कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, तो आपको दिखेगा कि वो दिवाली के महीने में हो रहा है कि भाई दिवाली पे हम नया कपड़ा बनाएंगे, हम नया फोन लेके आएंगे, हम चीजें अपग्रेड करेंगे, हमने नया टीवी लिया, फ्रिज लिया। आप ऐसे ही देखो, ये अमेजोन वगैरह की भी सेल्स, ये फेस्टिव सीजन फोकस्ड होती है। तो हर फाइनेंशियल के लिए सेकंड हाफ H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1। बट आपका जब इतना छोटा बेस है फिर भी आपको ग्रोथ तो दिखाना चाहिए था ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी अगर हम आगे देखें तो इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आई है 26% की ऑन वाई वाई लेवल, वाइल डी ग्रोथ आई है 21% की ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं इनका पैट की बात करें तो पैट बढ़ा 24% ऑन वाई वाई लेवल एंड डी ग्रो किया 19% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और अब टोटल लोन बुक हो गई है 1410 करोड़ की, जिसमें ग्रोथ आया 13% ऑन वाई वाई लेवल एंड -16, मतलब डी ग्रो किया 16% से ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब चलो ये भी ठीक है कि भाई आपका Q1 मतलब Q1 हमेशा थोड़ा सा स्लगिश रहता है Q4 से, तो आपको एटलीस्ट Q1 टू Q1 मतलब वाई वाई लेवल भी तो अच्छी ग्रोथ दिखानी चाहिए थी। आप ऐसा कहते हैं कि मैंने पिछले Q1 FY24 से मैंने 30-35% का ग्रोथ किया, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल कि भाई आपने Q1 टू Q1 ग्रोथ किया, बट Q4 से Q1 में आपका थोड़ा सा ड्रॉप आ गया। बट वहां पर भी वो नहीं आया। एक तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज है कि भाई आप बता रहे हो कि आपका आपका मार्केट इतना बड़ा है, आपका ग्रॉस एनपी कुछ है ही नहीं, आप इतना सिक्योर्ड बिजनेस में काम कर रहे हो, आपने अपनी एंकर कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है, आपको इतनी ज्यादा स्कोप दिख रहा है, तो आपको आपको ग्रोथ लेके आनी चाहिए थी थोड़ी सी। अच्छा, एक थोड़ी सी इनके मैनेजमेंट की बारे में बात कर ले। एकदम बढ़िया क्वालिटी का मैनेजमेंट, मेरे को इनका मैनेजमेंट बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मतलब आप ऐसे देख लो कि हर बैंक में से सबसे इंटेलिजेंट माइंड उठा के ये लिया है। आप कोटक बैंक से देख लो, मतलब जितना भी इनका मैनेजमेंट है ना, वो एक्स कोटक, एक्स आईसीआईसीआई, एक्स एचडीएफसी, एक्स इनकम टैक्स ऑफिसर्स, वो सारे के सारे मतलब एकदम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो मतलब धंधा चलाना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और अच्छा, एक और चीज, और ये न्यू न्यू एज लेंडर है, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, तो इनका वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जैसे हम बाकी कंपनी में देख रहे थे। जैसे हमने आवास में देखा कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उनमें उनसे हम डिजिटल सिस्टम की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एलओएस एलएमएस सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये सारा अपना टेक स्टैक बना के आए, ये पूरा अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करके घुसे हैं मार्केट में। तो अभी ये फुल्ली डिजिटली इंटीग्रेटेड इनका पूरा का पूरा प्रोसेसेस है ना? और उसी वजह से इनको अपने टर्न अराउंड टाइम में भी हेल्प मिलता है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि भाई एमएसएमई के लोन्स के लिए आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज टर्न अराउंड टाइम ही है। अगर आपने बहुत ज्यादा समय लगा दिया लोन डिसबर्स करने में, तो उसका तो काम ही खराब हो जाएगा, वो आपसे लोन ही नहीं लेगा। जो जिसको जिसको जितना क्योंकि एमएसएमई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है टाइम की, आपको टाइमली क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं इनके एंकर के ऊपर। अब देखो, अभी इनके करंटली 37 एंकर्स हैं। अब जैसे जैसे एंकर का पेस बढ़ेगा, कि आप सपोज अब आप 37 से 40 एंकर्स चले गए, तो आपने कितने सारे एमएसएमई का स्कोप और खोल दिया, क्योंकि एक कंपनी के साथ ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी के साथ एक ही एमएसएमई जुड़ा हुआ होगा। अब एक कंपनी हजारों हजारों लाखों एमएसएमई को अपॉर्चुनिटी देती होगी। तो जैसे जैसे ही आपने एंकर बढ़ाते जाएंगे कि भाई आप 37 से 40 एंकर कर लिया,
तो इनके जो अंडर एमएसएमई का अपॉर्चुनिटी होगी वो भी और तेजी से ग्रो होती जाएगी, क्योंकि अब सपोज आपने आपने ओप्पो के साथ आप किसी और ब्रांड को लिया, अब आप सपोज मोटरोला को लिया। अब तो मोटरोला के भी तो लेंस बनाने वाली कंपनी होगी, मोटरोला के लिए भी चिप बनाने वाली कंपनी होगी, मोटरोला के भी बैक पैनल बनाने वाली कंपनी होगी, पावर बटन बनाने वाली कंपनी होगी, कलर बनाने वाली कंपनी होगी, डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी होगी। तो ऐसे ही पूरे इंडिया में बहुत सारी एमएसएमई बैठी हुई होंगी। तो अगर आपने एक मोटरोला को ऑनबोर्ड किया एज एन एंकर कंपनी, तो आप कितनी सारी एमएसएमई को केटर करने का और स्कोप बढ़ा लेते हो। तो हमें हमें चीजें क्या देखनी है कि ये अपनी एंकर कंपनी, एंकर पार्टनर जो है वो किस रेट से बढ़ा रहे हैं, किस किस रेट से बढ़ा रहे हैं, ये देखना है। अगर मैं अभी अभी एंकर पार्टनर की बात करूं, तो पिछले 22 महीनों में 37 एंकर पार्टनर एड ऑन किए हैं, जिसमें से काफी बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, जैसे रेडिंगटन क्या है, रेडिंगटन इंडिया में एप्पल प्रोडक्ट्स बेचता है। अगर आप देखोगे तो ये आप ऐसे समझ लो कि एप्पल आता रेडिंगटन के थ्रू है इंडिया में। अब जैसे बजाज है, एपीएल अपोलो है, अडानी है, ओप्पो है, टाटा मोटर्स है, एमजी है, जिंदल स्टेनलेस स्टील एंड पावर है, वेदांता है। ये सारी कंपनियां इनके एंकर पार्टनर है। तो इनके अंडर जितनी भी एमएसएमई से ये पैसा मतलब प्रोडक्ट लेते होंगे, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो गया, सपोज एपीएल अपोलो अपना रॉ मटेरियल लोहा ले रहा है, फिर एपीएल अपोलो उसके अंदर जो भी प्रोपोर्शन में मेटल मिलके उसको स्टील बना रहे हैं, स्टेनलेस स्टील बना रहा है, वो अपोलो का वैल्यू एड है। बट अपोलो जहां जिस एमएसएमई से लोहा उठा रहा है, उसको उसके अपने अपॉर्चुनिटी टैप कर ली है ना। तो जितना ज्यादा आपकी एंकर कंपनी बढ़ती जाएगी, उसकी उतनी ज्यादा आपकी एमएसएमई की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जाएगी। और अभी करंटली जो 37 एंकर कंपनी है, इसमें भी पेनिट्रेशन का स्कोप का भी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी जितनी भी 37 एंकर कंपनी है, इसके अंडर की सारी एमएसएमई को केटर कर लिया है ना। अब थोड़ा सा ठंडा रिजल्ट आया, तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली। अगर आरओए की बात करें, तो आरओए ड्रॉप हो गया 5% पे फ्रॉम 6%। मतलब पिछले क्वार्टर में था 6% का, इस क्वार्टर में आ गया 5% का। आरओई भी ड्रॉप हो गया फ्रॉम 12% टू 9.5%, 10% के आसपास। तो थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि बिजनेस मॉडल बहुत सॉलिड है। तो कंपनी अच्छा है, लोन बुक ग्रोथ नहीं आया, तो हमें इसको ट्रैक करके रखना है कि भाई जिस दिन लोन बुक ग्रोथ आएगा, जिस दिन लोन बुक ग्रोथ कंपनी लोन बुक ग्रोथ की बात करेगी, उस दिन सबसे बेहतरीन कंपनी होगी, क्योंकि इतना नीश बिजनेस मॉडल और किसी भी एनबीएफसी का नहीं है ना। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं ऐसी फिनसर्व की कहानी। इसमें बिजनेस मॉडल तो बहुत बढ़िया है, बट लोन बुक ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो लोन बुक ग्रोथ पे हमें थोड़ी सी नजर रखनी है। जिस दिन लोन बुक ग्रोथ आने लगा, उस दिन ये एकदम नीश सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छी एनबीएफसी निकल के आएंगे। और जैसे जैसे इनके आरओई नंबर्स इंप्रूव होंगे, तो कंपनी और भी बेहतरीन की तरफ बढ़ती जाएगी। चलिए, अभी के लिए इतने रखते हैं। चलिए, थैंक यू।